हेलो दोस्तों, मैं कपेंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th का चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले 7 वीडियो बन चुकी हैं। आज हम बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुणों के बारे में। किसके बारे में? कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। तो ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। सबसे पहले बात करते हैं यानी कार्बन 1 से कार्बन 9 तक एलिफेटिक यानी एलिफेटिक होता है खुली श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कार्बन 1 से कार्बन 9 तक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। वो कैसे होते हैं? रंगहीन द्रव होते हैं, यानी उनका कोई कलर नहीं होता है, उन द्रवों में कोई कलर नहीं होता है। और कार्बन 9 से अधिक वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो मोम जैसे ठोस होते हैं। जैसे मोम जितना ठोस होता है ना, उनके जितना क्या होता है? ये ठोस होता है। यानी कार्बन 9 से अधिक वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे वो कैसे होंगे? मोम जैसे ठोस होते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं कार्बन 1 से 3 वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या है? मोनो यानी एक, जिनमें क्या हो? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो। यानी कार्बन 1 से और कार्बन 3 वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, उनमें जो गंध आती है वो कैसे आती है? तीक्ष्ण गंध आती है, यानी तीखी गंध आती है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन 4 से कार्बन 9 वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कार्बन 4 से लेकर के और कार्बन 9 वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनमें जो गंध आती है वो आती है सड़े मक्खन के जैसी। कैसी आती है? सड़े मक्खन जैसी गंध आती है। और मैं इनसे भी कार्बन 9 से ऊपर वाले सदस्यों के बारे में बात करता हूँ। यानी कार्बन 9 से ऊपर के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनमें जो गंध आती है वो कैसे होते हैं? गंधहीन होते हैं, यानी उनमें कोई भी गंध नहीं आती है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करता हूं घुलनशीलता। यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड दर्शाता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी एक ट्रिक से याद रखना है आप लोगों को, यानी FO और N ये क्या होते हैं? बहुत अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। यानी इनसे जब हाइड्रोजन सीधे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो जहाँ पर जैसे फ्लोरीन से जब हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये वाले जो बॉन्ड बन रहे हैं इन बॉन्डों का नाम क्या है? ये जो बॉन्ड हैं इन बॉन्डों का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी FON यानी अधिक, ये ऋण विद्युतीय तत्व हैं। FON तीनों बहुत अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैं। इनसे जब हाइड्रोजन सीधे सीधे जुड़ा होता है तो वह बॉन्ड कौन सा होता है? वह बॉन्ड होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जल के अणुओं के साथ क्या कर रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। और मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बताया था? हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन से सीधे सीधे जुड़ा होता है तो वो बॉन्ड कहलाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और इन बॉन्डों का नाम क्या है? इन बॉन्डों का नाम है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम क्वथनांक के बारे में। किसके बारे में? क्वथनांक के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल द्विलक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द्विलक बनाते हैं। जैसे ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड यानी दो कार्बोक्सिलिक अम्लों के मध्य क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होगी तो ये वाला बॉन्ड कहलाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन के साथ इस ऑक्सीजन की बॉन्ड होगी, ये भी क्या बॉन्डिंग होगी? तो ये भी कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनाते हैं? द्विलक बना लेते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या बना लेते हैं? द्विलक बना लेते हैं। यानी दो कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, जिससे इनका भार भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनका भार क्या था? 60 था। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो भार था वो 60 किलो जूल पर मोल था। क्या था? 60 किलो जूल पर मोल था। जैसे ही इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ द्विलक बनाया और इसका भार भी कितना है? 60 किलो जूल पर मोल था। तो इनका भार कितना हो गया? अब दोगुना हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो गए? जुड़ गए। तो इनका टोटल भार कितना हो गया? 120 किलो जूल पर मोल हो गया। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या बना लेते हैं? द्विलक बना लेते हैं, जिससे इनका भार क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। और ये दोगुने बाष्पशील होते हैं। यानी जब इनको बाष्पशील होते हैं ये, यानी जब इनको गर्म किया जाता है तो क्या होंगे? ये जल के अणु जैसे ही इनको गर्म करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये क्या होंगे?
द्विलक के साथ क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, यानी पेयर में क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है तो ये क्या होंगे, एक साथ बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये दोगुने बाष्पशील होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, RCOOH के क्वथनांक ROH से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, यानी एल्कोहल से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, क्योंकि RCOOH के अणुओं के बीच बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ROH के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बंध से अधिक प्रबल होता है। यानी RCOOH का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वह अधिक प्रबल होता है, और ROH के मध्य OH के मध्य जो बॉन्ड होता है एल्कोहल में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा COOH की तुलना में क्या होता है, दुर्बल होता है। यानी मैं कह सकता, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रबल और दुर्बल हो सकते हैं? देखो समझते हैं इसको। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके मध्य ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो अगर ऑक्सीजन यहाँ पे प्रबल और दुर्बल का क्या मतलब है, अधिक प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है, यानी जब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ अधिक ज़्यादा तरफ किधर की तरफ शिफ्ट हुए हों, यानी ये जो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जब ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुए हों तो वो कहलाएगा आपका प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुए हों, यानी ऑक्सीजन की तरफ तो हों लेकिन पहले के मुकाबले नहीं हुए हों ज़्यादा शिफ्ट, तो वो कहलाएगा आपका थोड़ा दुर्बल बॉन्ड। ये इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि इसके ऑक्सीजन के आगे क्या जुड़ा हुआ है। यानी दोबारा सुनो, प्रबल और दुर्बल, यहाँ पे मैं समझाता हूँ इसको। यहाँ पे जब बॉन्डिंग, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए हों, यानी ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा निकट हों, तो वो होगा प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होगा, प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से थोड़े क्या हों, दूर हों, यानी इसके बराबर नहीं सरके हुए हों, खिसके हुए हों, तो ध्यान रखना, तो ये वाला बॉन्ड होगा वो कहलाएगा आपका दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड। दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी अपेक्षा क्या होगा, ये दुर्बल होगा। क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो होंगे दोनों प्रबल, लेकिन इसकी अपेक्षा क्या होगा, ये दुर्बल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अब, नेक्स्ट है आपका निम्न RCOOH में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बहुत कम बाष्पशील है। यानी निम्न RCOOH है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या है, बहुत कम बाष्पशील है। निम्न RCOOH की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या है, बहुत कम बाष्पशील है, और बाष्प अवस्था में भी द्विलक के रूप में होते हैं। और बाष्प अवस्था में भी क्या होते हैं, ये इनका क्या होता है, बहुत कम बाष्पशील है, यानी इनका बाष्प नहीं होता है, बहुत कम बाष्पशील होते हैं ये। और बाष्प अवस्था में भी ये द्विलक के रूप में होते हैं, क्योंकि जब इन्होंने क्या बना रखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है, यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जुड़े हुए हैं, तो बाष्प होगा इनका। जब इनको गर्म करेंगे तो जो इनकी बाष्प निकलेगी वो क्या होंगे, द्विलक दो अणुओं के रूप में क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो इनका जो बाष्प अवस्था में क्या होगा, इसलिए इनका प्रभावी अणुभार क्या होता है, वास्तविक अणुभार से दोगुना होता है। दोबारा देखो, इनका RCOOH हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होते हैं, बहुत कम बाष्पशील होते हैं, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं दो कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इनके कारण क्या होते हैं, बहुत कम बाष्पशील होते हैं, और बाष्प अवस्था में भी द्विलक के रूप में रहते हैं। यानी जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं तो द्विलक होता है, यानी दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो जब इनको बाष्प किया जाता है तो बाष्प अवस्था में भी यह द्विलक के रूप में ही क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इसलिए इनका अणुभार होता है, प्रभावी अणुभार होता है वो वास्तविक अणुभार का क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक है। गलनांक की बात करता हूं, कार्बन परमाणुओं की सम संख्या वाले RCOOH के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, जबकि जो विषम संख्या वाले कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, विषम कार्बन परमाणु वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। दोबारा देखो, कार्बन परमाणु की सम संख्या वाले RCOOH के गलनांक अपने निकटतम विषम कार्बन परमाणु वाले RCOOH से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। यानी विषम कार्बन परमाणु वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनसे अधिक कौन से होते हैं, सम कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, क्योंकि सम कार्बन परमाणु वाले RCOOH एक प्रबल जालक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सम कार्बन परमाणु वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो एक प्रबल जालक का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, सम कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक प्रबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नोट में बात करता हूँ, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के गलनांक व क्वथनांक एलिफेटिक
RCOOH से अधिक होते हैं, यानी जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिडों से क्या होता है, अधिक होता है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिडों से क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित समतलीय बेंजीन नाभिक क्रिस्टलीय संरचना, समतलीय क्रिस्टलीय नाभिक बेंजीन, दोबारा देखो, उपस्थित समतलीय बेंजीन नाभिक क्रिस्टलीय जालक में अच्छे से व्यवस्थित हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि बेंजीन वाले है, इनमें अनुनादी संरचना पाई जाती है और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो समतलीय होती है। कैसी होती है, बेंजीन नाभिक समतलीय क्रिस्टल जालक के समान होती है। कैसी होती है, समतलीय होती है। इसलिए क्या हो जाता है, इसमें समतलीय बेंजीन नाभिक क्रिस्टलीय जालक में अच्छे से क्या हो जाते हैं, ये व्यवस्थित हो जाते हैं। दोबारा देखो एक बार, यानी जो निम्न RCOOH हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होते हैं, बाष्पशील होते हैं, और बाष्पशील होंगे तो बाष्पशील अवस्था में भी ये क्या होते हैं, द्विलक के रूप में होते हैं, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो क्या हो रखे हैं, जोड़ रखे हैं। तो जब इनका बाष्प अवस्था में, जब इनको गर्म करेंगे तो बाष्प अवस्था में भी ये क्या निकलेंगे, द्विलक के रूप में बाहर निकलेंगे। इसलिए इनका प्रभावी अणुभार बाष्पिक अणुभार का क्या होता है, 2 गुना होता है। गलनांक, कार्बन परमाणुओं में जो सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो विषम संख्या वाले कार्बन परमाणुओं के कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि सम कार्बन परमाणु वाले RCOOH एक प्रबल जालक का निर्माण करते हैं। इसी तरह से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिडों के गलनांक और क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित समतलीय बेंजीन नाभिक क्रिस्टलीय जालक में क्या हो जाते हैं, वो व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके रासायनिक गुण, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो रासायनिक गुण होते हैं उनके बारे में बात करते हैं।